नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। पिछले टॉपिक में हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था टिकाऊ विकास, जिसको परिभाषित करने की जिम्मेदारी वर्टलैंड को दिया गया था और वर्टलैंड ने इसकी परिभाषा को आवर कॉमन फ्यूचर नामक पत्रिका में प्रकाशित किया था, जिसपे उन्होंने 3 बिंदु को स्पेशली मेंशन किया था। सबसे पहला बिंदु वहाँ पर था कि समाज के अंतिम पायदान पर उपस्थित वर्ग का हित सुनिश्चित होना चाहिए। दूसरा, पारिस्थितिकी दक्षता को ध्यान में रखकर आर्थिक विकास संबंधी योजनाओं का निर्धारण किया जाए। और तीसरा, भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित किया जाए। तो इस कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पर्यावरण में जो अगला सबसे प्रमुख डेवलपमेंट होता है उसका नाम है IPCC। और इस IPCC का गठन 1988 में होता है। कब होता है? 1988 में होता है। इसका गठन कौन करता है? तो यूनाइटेड नेशन ने करता है। कौन करता है? यूनाइटेड नेशन करता है। तो यूनाइटेड नेशन इसका गठन तो करता है 1988 में, लेकिन उसका जो कह सकते हैं नोडल एजेंसी बनाया गया है, वहाँ पर 2 संस्थाएं हैं जो जिसके दिशा निर्देश में हम कह सकते हैं कि 2 नोडल एजेंसी है जिसके दिशा निर्देश में यह IPCC कार्य करता है। और वह दोनों जो नोडल एजेंसी हैं उनका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन तथा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है इसने गठन किया है किसका? IPCC का, लेकिन इसके लिए 2 संस्थाओं को मतलब नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। सबसे पहला है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगर देखा जाए वर्ल्ड मेट्रोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में, जिसका हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो है कहाँ पर? जिनेवा में। और दूसरा जो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर लिए थे जब स्टॉकहोम पढ़ रहे थे, क्योंकि हमने कहा स्टॉकहोम के दौरान ही यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की भी नींव रख दी गई थी, जिसका आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। तो कब रखा गया था? 1972 में। 1972 में आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन 1951 जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने 1988 में, कब? 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन तथा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के दिशा निर्देश में एक संस्था का गठन किया है जिसका नाम है IPCC, जिसका पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी नाम में ही यह स्पष्ट है कि क्लाइमेट चेंज से संबंधित बिंदुओं पर अध्ययन करने के लिए एक पैनल का गठन किया गया है, लेकिन यह पैनल इंटर गवर्नमेंटल है, यानी किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि विश्व समुदाय के बहुत से गवर्नमेंट के सहयोग से यह पैनल गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? क्लाइमेट चेंज से संबंधित बिंदुओं का डिटेल में अध्ययन करना। तो बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस पैनल के जो सदस्य होंगे वह इंटर गवर्नमेंटल होंगे, किसी एक गवर्नमेंट के द्वारा चयनित नहीं किए जाएंगे। दूसरा, यह क्या करेगा? क्लाइमेट चेंज से संबंधित यानी जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उस बिंदुओं का डिटेल में अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कब गठन किया गया था? 1988 में। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसके दिशा निर्देश में? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन तथा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में। और इस IPCC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इतने बिंदु को तो आप एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आप सोचिए, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि 1987 आते आते जलवायु परिवर्तन संबंधित समस्याएं बहुत ज़्यादा
कह सकते हैं कि विकराल रूप धारण कर चुकी थी, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे पर्यावरणीय समस्या, बहुत सारे यानी मानव के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन है उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया। और दुरुपयोग किस रूप में हुआ था? जैसे औद्योगिकरण हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिकरण चल रहा था, जितने पश्चिमी यूरोपीय देश हैं उन सभी में औद्योगिकरण की प्रक्रिया बहुत तेज चल रही थी। फिर यूएसए, बहुत सारे देश हैं जो विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चल रही थी, इसलिए वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में हम कह सकते हैं पॉल्यूटेंट उत्सर्जित किए गए, जिसके कारण बहुत प्रकार की समस्याएं सामने आईं। और उसी समस्या में जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी जलवायु परिवर्तन, कि क्लाइमेट में लगातार परिवर्तन हो रहा था। जलवायु परिवर्तन का अगर हम बेसिक मतलब समझना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि यदि वर्षा हो रही है तो एक्सट्रीम वर्षा, यानी वर्षा की अति हो जाए, गर्मी पड़ रही है तो एक्सट्रीम गर्मी, गर्मी की पूरी अत हो जाए, मतलब एकदम अंतिम फेज तक, ठंडी तो एक्सट्रीम कोल्ड हो जाए। तो ये सब क्या है? ये सब जलवायु परिवर्तन के ही लक्षण हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं, यानी इस प्रकार की जो समस्याएं थी उसकी जो बारंबारता है, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार बढ़ रही थी। और उन्हीं समस्याओं का डिटेल में अध्ययन करने के लिए IPCC का गठन किया गया था कि आप जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं या जितने भी पहलू हैं, सभी पहलुओं का डिटेल में अध्ययन करिए और एक रिपोर्ट तैयार करिए। लेकिन इस पैनल में जो सदस्य हैं वह सदस्य किसी एक राष्ट्र के द्वारा चयनित नहीं किए जाएंगे, बल्कि जितने भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य राष्ट्र हैं उन सदस्य राष्ट्रों के जो भी विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता हैं, पर्यावरणविद हैं या प्रकृति से जुड़े जो भी लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, वो सभी लोग, साइंटिस्ट जो भी हैं, वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पार्टिसिपेट करने का यहाँ पे तात्पर्य है कि वह व्यक्ति या वह सदस्य जिस भी एरिया में है, जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र का डिटेल में अध्ययन करेगा और अपने अपने क्षेत्र का अध्ययन करके उस पैनल के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। यानी वो पैनल कहां पर है? जिनेवा में है। तो मान लेते हैं कोई इंडियन स्कॉलर है, कोई पाकिस्तानी है, कोई चाइना का है, कोई जापान का है, यानी विभिन्न राष्ट्रों के हैं। उस सभी राष्ट्रों के जो स्कॉलर हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पर्यावरणविद हैं, अपने देश का पर्टिकुलर क्षेत्र का अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके अपना एक एक रिपोर्ट तैयार करके कहाँ भेजेंगे? इस पैनल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा। फिर पैनल क्या करेगा? उस पर विचार करेगा कि क्या क्या इसमें कॉमन बिंदु हैं और उस कॉमन बिंदु के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। क्या करेगा? एक रिपोर्ट तैयार करेगा। तो जो रिपोर्ट तैयार होगी उस रिपोर्ट का नाम होगा असेसमेंट रिपोर्ट। क्या होगा? असेसमेंट रिपोर्ट, यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं मूल्यांकन करता है। क्या करता है? मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन इस दृष्टिकोण से करेगा कि मान लेते हैं आपने कोई नियम बनाया, कोई पॉलिसी बनाया, यह पॉलिसी कहां तक कारगर है, किस हद तक अपनी सफलता को प्राप्त किया है, तो इसका मूल्यांकन होना चाहिए। तो उसी दृष्टिकोण से इसका नाम क्या रख दिया गया? असेसमेंट। यानी पहले स्टॉकहोम ने क्या कहा था? ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है, ऑप्टिमम डेवलपमेंट करना है। बर्टलैंड ने कहा टिकाऊ विकास करना है। तो ये सब जो पॉलिसीज लाई गई हैं, जो ये सब कायदे कानून बताए गए हैं, ये कायदे कानून कहां तक सफल रहे हैं, इसका असेसमेंट होना चाहिए। तो उसी असेसमेंट यानी उसी का मूल्यांकन किया गया है और उन्हीं आधारों पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इसलिए इस रिपोर्ट का नाम ही रखा जाता है असेसमेंट रिपोर्ट। क्या रखा जाएगा? असेसमेंट रिपोर्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए IPCC का गठन कब किया गया, तो 1988 में। किसने किया है? यूनाइटेड नेशन ने। किसके दिशा निर्देश में? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन तथा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। इसका पूरा नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन संबंधित विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर डिटेल में अध्ययन करना। इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं? विभिन्न यूनाइटेड नेशन के सदस्य राष्ट्रों के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और पार्टिसिपेट करके अपना एक रिपोर्ट इस पैनल के सम्मुख रखते हैं। फिर वह पैनल क्या करता है? सभी सुझाए गए बिंदुओं पर या सभी अध्ययन किए गए बिंदुओं पर एक कॉमन निष्कर्ष निकालता है और उस निष्कर्ष को असेसमेंट रिपोर्ट के नाम पे जारी करता है। तो जो
IPCC ने अपनी पहली रिपोर्ट जारी किया था। अपनी पहली रिपोर्ट जो जारी किया था वह 1990 में जारी किया। कब जारी किया? 1990 में। 88 में गठन हुआ और 90 में इसकी पहली रिपोर्ट सामने आ गई। यह किस बिंदु पर अध्ययन करेगा? जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं का अध्ययन करके एक रिपोर्ट तैयार किया। और रिपोर्ट कब जारी कर दिया? 1990 में। तो 1990 में IPCC की पहली रिपोर्ट आ गई। कब आ गई? 1990 में। तो ध्यान रखिएगा 1990 में आई इसकी AR1 असेसमेंट रिपोर्ट 1। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन से संबंधित इतने बिंदु बताए गए कि उन बिंदुओं पर पुनः डिस्कशन किया गया कि इतने बिंदु हैं तो फिर इन बिंदुओं को भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा और फिर उसके लिए अलग अलग पार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसमें जितने भी बिंदु बताए गए उन बिंदुओं पर पुनः विचार करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए जितने भी पहलू थे उन पहलुओं पर पुनः डिटेल में डिस्कशन करने के लिए एक स्पेशल सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उस सम्मेलन का नाम था पृथ्वी सम्मेलन। और कब किया गया? 1992 में किया गया है पृथ्वी सम्मेलन। किसका आयोजन किया गया? पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन का प्रमुख बिंदु क्या था कि असेसमेंट रिपोर्ट 1 में जितने भी जलवायु परिवर्तन से संबंधित पॉइंट मेंशन किए गए थे उन सभी बिंदुओं पर पुनः डिटेल में डिस्कशन करने के लिए और उसके संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रावधान का निर्धारण करने के लिए एक अलग से सम्मेलन का आयोजन किया गया 1992 में, जिसका नाम क्या था? पृथ्वी सम्मेलन, जिसको हम लोग कहेंगे रियो सम्मेलन। यह हमारा अगला डिस्कशन का बिंदु होगा। लेकिन अभी तो हम पढ़ रहे हैं IPCC। तो यहां पर IPCC ने अपना पहला रिपोर्ट 1990 में जारी किया जिसका नाम था असेसमेंट रिपोर्ट 1। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1992 में जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन। ठीक है, तो हम रियो सम्मेलन जब आगे बढ़ेंगे तो डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पर आगे बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट आती है इसकी 1995 में। कब आती है? 1995 में इसकी अगली रिपोर्ट आएगी 1995, जिसको कहते हैं असेसमेंट रिपोर्ट 2। तो असेसमेंट रिपोर्ट 2 आती है 1995 में। और इस रिपोर्ट के आधार पर, क्योंकि अब तक तो जलवायु परिवर्तन था कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए कितने बिंदु थे, लेकिन उसी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सामने निकल कर आया है उसी का नाम था ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। क्या था? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। और उस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पर आधारित एक स्पेशल, कह सकते हैं, एक्सट्रीम चलेगी। और उसी एक्सट्रीम पर डिटेल में डिस्कशन करने के लिए एक अलग प्रकार का जब हम देखेंगे तो उसका नाम है COP, जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ठीक है, हम आगे देखेंगे क्या क्या है बिंदु। लेकिन यहाँ पर 1995 में जब असेसमेंट रिपोर्ट 2 आया तो इसने किसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया है? तो इसमें प्रमुख जो मेंशन था जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक, उसका नाम था ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। और इस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए या इसका कैसे संरक्षण किया जाए, स्पेशल फिर से एक सम्मेलन हुआ। तो उस सम्मेलन का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम है? क्योटो प्रोटोकॉल। और यह कब आया था? 1997 में। तो ये सब बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप वैसे याद करेंगे तो याद होता नहीं। कब आया, क्यों आया, कैसे आया, कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर एक क्रमबद्धता से एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे आपको यह सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगे और जितने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वह भी आपको इजीली याद होते चले जाएं। तो IPCC का गठन 88 में किया गया, 90 में इसकी पहली रिपोर्ट आई। उसी रिपोर्ट को आधार मान करके 92 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। लेकिन पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया निकल करके, उसी का नाम था ग्रीन हाउस गैस। और इसी ग्रीन हाउस गैस को स्पेशली फिर से डिटेल में अध्ययन कौन किया है? IPCC ने।
और आईपीडब्ल्यूसी ने इस बिंदु पर अध्ययन करके अपनी दूसरी रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम है असेसमेंट रिपोर्ट 2। उसमें बताया है कि इस ग्रीन हाउस के कारण क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और उसी समस्या के समाधान हेतु यानी ग्रीन हाउस गैस एक प्रमुख बिंदु है जलवायु परिवर्तन से संबंधित, यह डिफाइन किसने कर दिया है? पृथ्वी सम्मेलन ने। तो पुनः इस ग्रीन हाउस गैस के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसका डिटेल में अध्ययन कौन करता है? आईपीडब्ल्यूसी करता है। और आईपीडब्ल्यूसी अध्ययन करके रिपोर्ट जारी कर देता है 95 में कि देखिए ग्रीन हाउस गैस के कारण यह दुष्परिणाम हमारे सामने प्रस्तुत हैं और यदि इनका समाधान करना है तो उसके लिए आपको कुछ न कुछ पॉलिसी बनाना पड़ेगा। और उसी पॉलिसी के निर्धारण हेतु, उसी प्रावधानों के निर्धारण हेतु 97 में एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसका नाम क्या था? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब बना है? 1995 में, 97 में आया है। कब आया है? 97 में। तो ये भी बिंदु हो गया। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के दौरान आप देखेंगे इसका जो तीसरा रिपोर्ट आता है जिसका नाम है असेसमेंट रिपोर्ट 3। यहां पर है असेसमेंट रिपोर्ट 3 और ये आता है 2001 में। कोई खास बिंदु नहीं है, फिर भी ठीक है। इसके बाद आता है असेसमेंट रिपोर्ट 4 और ये आता है 2007 में। कब आता है? 2007 में। और इसी 2007 वाली रिपोर्ट के लिए इसको मिलता है शांति का नोबेल प्राइज। क्या मिलता है? शांति का नोबेल प्राइज। तो यह एक ऐसी संस्था है कि जिसको नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ है। किसको? इसी आईपीडब्ल्यूसी को। तो आईपीडब्ल्यूसी एक ऐसी संस्था है जिसको नोबेल प्राइज मिल चुका है और वो भी कब मिला है? 2007 में। तो एक ऐसी संस्था जो नोबेल प्राइज पाई है कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन इसे कौन सा नोबेल प्राइज मिला है? शांति का, क्योंकि यह शांति के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। इन्वायरमेंट क्या एक हमारे शांति का ही क्षेत्र है। लेकिन इसके साथ एक व्यक्ति को और दिया गया था, उनका नाम था अल जॉर्ज। क्या नाम था? अल जॉर्ज, जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे। क्या थे? यूएस के वाइस प्रेसिडेंट थे। उनको भी साथ में यह पुरस्कार मिला था। इसके बाद आगे बढ़ता है और इसकी रिपोर्ट आती है असेसमेंट रिपोर्ट 5। कौन आती है? असेसमेंट रिपोर्ट 5। तो देख लेते हैं असेसमेंट रिपोर्ट 5। यहां पर अगर असेसमेंट रिपोर्ट हम 5 की बात करें तो यह आती है यानी AR5। इसकी शुरुआत तो हो जाती है 2013 से। शुरुआत कब हो जाती है? 2013 से। लेकिन फाइनल रिपोर्ट आती है 2018। कब आती है? 2018 में इसकी फाइनल रिपोर्ट आती है। असेसमेंट रिपोर्ट 5 कब फाइनल आती है? 2018 में आती है। तो हम लोग देखेंगे 18 वाली रिपोर्ट में कि क्या क्या बिंदु हैं। बाकी रिपोर्ट के बिंदु को हम नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें क्या मुख्य बिंदु हमने बता दिए। जैसे 90 वाले के आधार पर क्या है? पृथ्वी सम्मेलन। 95 वाले के आधार पर क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल है। 2001 वाले में कोई खास बिंदु नहीं था। 2007 वाले में भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि काफी पुराना है तो उस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में अध्ययन करना हमारे लिए अब उचित नहीं है। हाँ, AR5 को हमें पढ़ना है क्योंकि ये 2018 में प्रकाशित हुई है। तो इस रिपोर्ट को हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन अभी नहीं अध्ययन करेंगे। जब इसका उचित पीरियड आ जाएगा तो हम अध्ययन करेंगे। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, इसलिए सही समय पर उसका हम अध्ययन करेंगे। और जो अगली रिपोर्ट आएगी माने संभावित है AR6, यह आएगी 2022 में। कब आएगी? 2022 में। तो इतने बिंदु जुड़े हुए हैं इस आईपीडब्ल्यूसी से। आईपीडब्ल्यूसी का गठन कौन करता है? आईपीडब्ल्यूसी का पूरा नाम क्या है? हेडक्वार्टर क्या है? आईपीडब्ल्यूसी किस बिंदु का अध्ययन किया है और उसके कितने रिपोर्ट अभी तक आ चुके हैं? उन रिपोर्टों में क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं? हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि जो यह लेटेस्ट इसकी रिपोर्ट है AR5, इस रिपोर्ट को आप लोग एक बार डिटेल में जरूर पढ़ेंगे। हाँ, इसके बारे में हम कुछ पॉइंट आपके सामने मेंशन कर देंगे, लेकिन उसके बारे में जब हम लोग जलवायु परिवर्तन से संबंधित अध्ययन करेंगे तो डिस्कशन करेंगे। तो अब हम अगले पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे पृथ्वी सम्मेलन। क्या डिस्कशन करेंगे? पृथ्वी सम्मेलन। क्योंकि अब देखिए 72 हो गया, 87 हो गया, 88 हो गया। अब 88 के बाद
चूंकि इसकी रिपोर्ट आ गई 90 में और 92 में एक प्रमुख सम्मेलन हो जाता है पृथ्वी सम्मेलन। तो अगले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।